नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दुनिया की। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें, लेकिन शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। क्वाड विदेश मंत्रियों की टोक्यो में बैठक। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, हिंद प्रशांत क्षेत्र को मुक्त, सुरक्षित और समृद्ध बनाने की दिशा में क्वाड कर रहा है काम। सिर्फ बातचीत का नहीं, व्यवहारिक परिणाम देने वाला मंच है समूह क्वाड। विवादों के बीच वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो लगातार तीसरी बार विजयी घोषित। मादुरो को मिले करीब 51% वोट। विपक्ष ने नतीजों को किया खारिज। अमेरिका समेत देशों ने जताई गंभीर चिंता। रूस और चीन ने दी बधाई। इजरायल की कैबिनेट ने हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले का जवाब देने के लिए सरकार को किया अधिकृत। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, ईरान समर्थित समूह को मिलेगा करारा जवाब। बेरूत की फिजा में फैला डर का साया, कई उड़ानें रद्द। रूस का युद्ध के मोर्चे पर अहम बढ़त का दावा। कहा, डोनेट्स्क क्षेत्र में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 2 गांवों पर किया नियंत्रण। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने खार्किव में अग्रिम पंक्ति का किया दौरा। ज़ेलेंस्की के कार्यालय ने रूस के साथ किसी तरह के समझौते से किया इनकार। दक्षिण अफ्रीका की सत्ताधारी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC ने पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को किया निष्कासित। पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप। जुमा हाल ही में संसदीय चुनाव में प्रतिद्वंद्वी पार्टी का समर्थन कर रहे थे। और सुर्खियों के बाद आइए अब नजर डालते हैं एशिया का आईना के जरिए एशियाई देशों से जुड़ी खबरों पर। टोक्यो में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई। 4 देशों के समूह क्वाड ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए अपने महत्वाकांक्षी इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस कार्यक्रम को हिंद महासागर क्षेत्र तक विस्तार करने की योजना का ऐलान किया, जिससे रणनीतिक जल की निगरानी में सुविधा होगी। इस बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, जापानी विदेश मंत्री योको कामिकावा और ऑस्ट्रेलिया की पेनी वोंग ने हिस्सा लिया। वहीं एक संयुक्त बयान में विदेश मंत्रियों ने कहा कि क्वाड हिंद और प्रशांत महासागरों में समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुरूप एक स्वतंत्र और खुली समुद्री व्यवस्था विकसित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और यह इस उद्देश्य के लिए क्षेत्रीय भागीदारों के साथ सहयोग को भी आगे बढ़ाएगा। भारत समेत क्वाड के अन्य सदस्य देशों ने स्वतंत्र एवं खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक में क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने का भरोसा जताया गया। साथ ही दक्षिण चीन सागर में डराने वाले और खतरनाक युद्धाभ्यास पर भी चिंता जताई गई। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों ने स्वतंत्र एवं खुली नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने और राष्ट्र की स्वतंत्रता, मानवाधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांत का सम्मान करने का भी आह्वान किया। इस बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, जापान के विदेश मंत्री यूको कामिकावा और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग ने हिस्सा लिया। संयुक्त बयान में कहा गया कि हम एक ऐसा क्षेत्र चाहते हैं जिसमें किसी देश का प्रभुत्व ना हो और कोई देश किसी अन्य देश पर हावी ना हो। प्रतिस्पर्धा का प्रबंधन जिम्मेदारी से किया जाए, हर देश सभी प्रकार के दबाव से मुक्त हो और अपने भविष्य को खुद निर्धारित कर सके। The overall messaging is that our 4 countries, all democratic polities, pluralistic societies and market economies, are working together for a free and open Indo-Pacific, for a rules-based order and for global good. That by itself is a powerful stabilizing factor in an uncertain and volatile world.
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने टोक्यो की क्वाड बैठक को बेहद सार्थक बताया। उन्होंने कहा कि सदस्य देशों की विदेश नीति व्यवस्थित तरीके से क्वाड का हिस्सा है। साथ ही इसका एक विस्तृत एजेंडा भी है, जिसमें समुद्री साझेदारी, कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के साथ ही ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना और ग्लोबल साउथ के साथ प्रौद्योगिकी के लाभ साझा करना शामिल है। यह महज अनौपचारिक मुलाकात का मंच नहीं, बल्कि इसके व्यवहारिक परिणाम भी दिखाई दे रहे हैं। हम एक स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक के पक्षधर हैं, जहां नियम आधारित व्यवस्था हो, वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करने वाली लोकतांत्रिक राजनीति, बहुलवादी समाज और बाजार अर्थव्यवस्थाएं इसमें शामिल हो। आज की चुनौतीपूर्ण दुनिया में क्वाड विश्वसनीय साझेदारों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक समकालीन उदाहरण है। The Quad is in the field of critical and emerging technologies. We are strengthening supply chain resilience. We are advancing telecom technology, including 5G and O-RAN, and we are promoting digital connectivity. The Quad also has a senior cyber group which promotes cyber security standards, secure software development, and skilling the cyber workforce. We will be hosting in India a gathering in November on how to protect critical infrastructure. Quad also cooperates or has started cooperating recently on space. We have organized capacity building workshops in the Indo-Pacific for many countries, and we are actually contemplating a pilot project in one of the Indian Ocean countries to monitor extreme precipitation using space-based data. Maritime, there's always been a maritime focus for Quad since its inception. In fact, the Indo-Pacific Maritime Domain Awareness Initiative was launched as an outcome of Quad deliberations. इस दौरान डॉक्टर एस जयशंकर ने क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों के साथ जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। टोक्यो में हुई इस बैठक में अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। विदेश मंत्री ने क्वाड समूह की मेजबानी में पीएम फुमियो किशिदा के योगदान और भारत जापान संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने की उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की। दरअसल क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्वाड 4 देशों का एक समूह है, जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है। इसका उद्देश्य मुक्त, स्पष्ट और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करना और उसका समर्थन करना है। क्वाड का विचार पहली बार वर्ष 2007 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने रखा था। हालांकि ये विचार कुछ सालों तक आगे बढ़ नहीं पाया। आखिरकार वर्ष 2017 में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान ने एक साथ आकर इस चतुर्भुज गठबंधन का गठन किया। तो टोक्यो में क्वाड देशों की विदेश मंत्री स्तर की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई है। इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल वाधवा, आप फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, एम्बेसडर अनिल वाधवा, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। साथ ही चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अमृतपाल सिंह। सबसे पहला सवाल अमृतपाल आपसे ही हम करना चाहेंगे। देखिए, इस पूरी बैठक के बाद में चीन का जिस तरीके से स्वभाव रहा है या चीन की जिस तरीके से प्रवृत्ति रही है, तो आप उसकी रणनीतिक जो उसकी कार्य योजनाएं हैं, क्या लगता है आपको कैसा असर इसके जरिए पड़ता है, खासतौर से चीन के लिहाज से? देखिए, चीन एक अहम मुद्दा रहा इस बैठक में। अगर आप जॉइंट स्टेटमेंट देखें, हालांकि चीन का डायरेक्टली नाम ना लिया गया हो, पर यूनिलैटरलिज्म, यूनिलैटरल डोमिनेशन, डेंजरस मैन्यूवर्स, डेंजरस यूज, मिलिट्री मिलिशिया व्हीकल्स का वेसल्स का इस्तेमाल और कोस्ट गार्ड का इस्तेमाल, तो क्लियरली पॉइंट आउट होता है कि साउथ चाइना सी में जिस तरह की अग्रेशन चीन दिखाता है, या इवन ताइवान स्ट्रेट में जिस तरह की अग्रेशन दिखाता है, ये सभी मुल्कों को इससे प्रॉब्लम है और ये एक अहम मुद्दा रहा। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? चीन ऑफ कोर्स नकारेगा और चीन लगातार ये कहता आया है कि ये एक मिलिट्री अलायंस है और ये चीन के स्पेसिफिकली चीन के खिलाफ है जी। चीन का ये मानना है और हालांकि क्वाड मेंबर्स खास करके इंडिया इस बात पे स्ट्रेस करता है कि हम इसको एक स्ट्रेटेजिक अलायंस देखते हैं, जो एक फ्री, फेयर, ओपन इंडो पैसिफिक, जो किसी एक मुल्क की डोमिनेशन जिसमें ना हो, जो रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर है वो अप्लाई करे, क्योंकि यहाँ से बड़ी इंपॉर्टेंट सी लिंक्स पास करती हैं। ये पूरे खित्ते की सिक्योरिटी के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ बहुत सारे देश हैं
और दूसरा हम क्वाड का रोल इससे भी आगे देखते हैं, जैसे जी। विदेश मंत्री ने कहा कि इमर्जिंग क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में क्लाइमेट चेंज पे कोऑपरेशन विद स्मॉल जी। आइलैंड नेशंस, तो इसके कई एस्पेक्ट्स भारत देखता है, मेरीन डोमेन अवेयरनेस, तो क्लियरली, पर हाँ, इसका एक खास फोकस जरूर, जिस तरह का माहौल चीन बनाना चाहता है जी। या इसको इसको अपना बैकयार्ड समझता है, उस पर एतराज है बाकी मुल्कों को, और उन्होंने ये बड़े विस्तार से इस पर चर्चा की, और जॉइंट स्टेटमेंट में भी यही रिफ्लेक्ट होता है। पराक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद अमृतपाल सिंह, इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं बात करना चाहूँगा अनिल वाधवा। सर, कैसे देखेंगे आप इस पूरे बैठक में जो यदि हम देखें तो इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस जो है उसको हिंद महासागर क्षेत्र तक विस्तार करने की जो बात इसमें कही गई है, उसको आप कैसे देखेंगे? क्या इसका उद्देश्य है? देखिए, जैसा कि अभी हमने सुना कि नई दिल्ली में हिंद महासागर में चीन के बढ़ते दखल को लेकर काफी चिंता है, जी। जैसे कि बाकी सारे क्वाड देशों के बीच में भी है। तो इसीलिए क्वाड ने यह कहा है कि वह हिंद सागर क्षेत्र के लिए भारत का जो सूचना संलयन क्षेत्र है, उसके माध्यम से अपने दक्षिण एशिया कार्यक्रम को जल्दी ही संचालन के लिए उसकी तरफ काम कर रहा है। और इसीलिए विदेश मंत्री जयशंकर ने भी ये कहा है कि जो क्वाड के देश हैं वो हिंद और प्रशांत महासागरों के समुद्र के कानून पर जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है अनक्लॉस, उसके अनुरूप एक स्वतंत्र और खुली समुद्री व्यवस्था विकसित करने के लिए दृढ़ संकल्प है, और ये उस उद्देश्य के लिए क्षेत्रीय भागीदारों के साथ क्वाड को सहयोग बढ़ाना चाहिए। उसके चलते ये जो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस है, उसमें उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है इस पर्टिकुलर जो मीटिंग है इसमें। जी। लेकिन इससे आगे बात ये बढ़ेगी कि गुरुग्राम में जो भारत में सूचना संलयन केंद्र है हिंद महासागर के क्षेत्र के लिए, तो उसके माध्यम से दक्षिण एशिया कार्यक्रम में शीघ्र संचालन के लिए काम होगा। और इसके अलावा भारत जो क्षेत्रीय भागीदार हैं उनके साथ घनिष्ठ परामर्श करेगा, ताकि प्रभावी तकनीकी के सहयोग को भी इसमें शामिल किया जा सके। तो भारत के लिए अच्छी डेवलपमेंट है। जी। और क्वाड काफ़ी डोमेन्स में काम कर रहा है। 12-13 वर्किंग ग्रुप्स हैं जिन सभी में भारत को काफ़ी रुचि है। लेकिन इसके साथ साथ वाधवा साहब, इसमें यदि हम देखें कि समुद्री साझेदारी और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना या फिर ग्लोबल साउथ के जरिए प्रौद्योगिकी के लाभ को साझा करना, ये तमाम सारे ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे रहे जो कि बैठक में जिन पर बहुत गंभीरता से विचार मंथन भी किया गया और उस पर आगे काम भी किया जाएगा। तो ये किस तरीके से इम्पैक्ट डालेगा क्वाड नेशंस पर? तो क्वाड के लिए एक नया मुद्दा जुड़ गया है, क्योंकि जैसे कि हमने पहले देखा है क्वाड पहले ही विश्वसनीय दूरसंचार प्रौद्योगिकी पर काम कर रहा है। जी। फिर समुद्र के नीचे जो केबल कनेक्टिविटी है उसके लिए काम कर रहा है। मानवीय और आपदा राहत के ऊपर काम कर रहा है। और उसके चलते फिर जो महत्वपूर्ण उभरती प्रौद्योगिकी है, साइबर और स्वास्थ्य सुरक्षा है, जलवायु है, और क्षमता निर्माण प्रशिक्षण है, और हमने अभी बात करी समुद्री डोमेन जागरूकता की। उसके अलावा जो स्टेम की शिक्षा है और आतंकवाद है, इन सभी मुद्दों पर क्वाड काम कर रहा है। अब उसमें भारत ने ग्लोबल साउथ के लिए जो प्रौद्योगिकी है उसके लिए उनके साथ जुड़ने का भी प्रस्ताव रखा है। तो आगे चलकर क्वाड उसके ऊपर भी काम करेगा। जी। साउथ ईस्ट एशिया के जितने देश हैं, पैसिफिक आइलैंड के देश हैं, उनको ये जानकर खुशी होगी कि क्वाड उनके लिए भी इस तरह का काम आगे बढ़ा है।
ठीक है, लेकिन वाडवा साहब एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि ये भी कहा जा रहा है कि इस पूरी बैठक के जरिए चीन का नाम लिए बगैर चीन को संदेश देने की कोशिश की गई है। दक्षिण चीन सागर पर जो खतरनाक युद्ध अभ्यास की जो गतिविधियां होती हैं उसको लेकर के भी इसमें चिंता जताई गई है। स्ट्रेटेजिकली कितना असर डालेगा ये पूरा चीन पर? देखिए, क्वाड काफी दिनों से फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की बात कर रहा है और अनक्लॉस के जो प्रिंसिपल्स हैं उसके ऊपर भी क्वाड ने कई बार अपनी बात आगे रखी है। और इस बार भी वही बात दोहराई गई है। चीन इसको अनदेखा करता है और चीन का मुद्दा यह है कि वो ये उसका इशू नहीं है, क्योंकि वो रूल्स बेस्ड ऑर्डर के तहत अपने जो हिस्टोरिकल क्लेम्स हैं उनको आगे लेकर चल रहा है। तो इसके ऊपर विवाद बना हुआ है और आगे चलकर ये विवाद जब तक इसके ऊपर कोई समझौता नहीं निकलेगा आसियान के साथ में, तो साउथ चाइना सी में जो विवाद चल रहा है वो चलता ही रहेगा। मुझे लगता है इसके चलते क्वाड के देशों ने जो प्रस्ताव रखे हैं आपसी सहयोग के, जिससे कि आपसी सहयोग और कैपेसिटी बिल्डिंग आगे बढ़े ताकि चीन का वर्चस्व जो है वो कम रहे। और मोटे तौर पर जो हस्तक्षेप चीन करना चाहता है वो उसमें आगे ज्यादा उसको सक्सेस ना मिल पाए। तो यही इसकी आगे की जो रणनीति है क्वाड की वो यही है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल वाडवा साहब, इस महत्वपूर्ण जानकारी को हमारे और हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे सहयोगी अमृतपाल सिंह का भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए हमारे साथ। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। क्यों प्रधान जी, बड़े चमक रहे हो आजकल? ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देने के लिए आपका धन्यवाद। जब आपकी इनकम टैक्स रिटर्न की जानकारी में होगी ईमानदारी, फिर आपके टैक्स रिफंड में नहीं होगी कोई देरी। इसलिए ध्यान रहे, गलत TDS, झूठे खर्चे और कम आमदनी दिखाकर हाई रिस्क रिफंड्स क्लेम करने पर आपके इनकम टैक्स रिफंड क्लेम में देरी हो सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर E-फाइल में हुई रिटर्न में दी हुई जानकारी की गहन जाँच करता है और गलत पाए जाने पर रिटर्न फ्लैग हो सकती है। फ्लैग होने पर CPC ITR से रिवाइज रिटर्न फाइल करने की सूचना मिलेगी। 10 दिन के भीतर 2 रिमाइंडर्स मिलने के बावजूद रिवाइज रिटर्न फाइल न करने पर रिटर्न प्रोसेसिंग में देरी हो सकती है। अपनी रिटर्न से जुड़े अपडेट्स जानने के लिए E-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें और अपने डैशबोर्ड पर प्रोसेसिंग स्टेटस और पेंडिंग एक्शंस चेक करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। माई भाई, मैंने भी इस बार SIP करके म्यूचुअल फंड में पैसे डाले। तो मुझे ये जानना था कि KYC का चक्कर क्या है? म्यूचुअल फंड सही है .com या अपने म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाओ, पैन नंबर डालो और सिर्फ इतना देखो कि तुम्हारा KYC स्टेटस रजिस्टर्ड है या वैलिडेटेड। रजिस्टर्ड हो तो आधार और पैन कार्ड के साथ अपना KYC वैलिडेट करो, जरूरी है और ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। और वैलिडेटेड हो तो सही है। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं खबर दुनिया की। अब बढ़ते हैं आगे। इजराइल के मस्जिद शम्स कस्बे के एक फुटबॉल स्टेडियम पर हुए रॉकेट हमले में 12 बच्चों और किशोरों की मौत के बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह को मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही है। हिजबुल्लाह पर इस हमले को अंजाम देने का आरोप है, जिसे हिजबुल्लाह ने नकार दिया है। इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमलावरों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। बढ़ते तनाव के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने लेबनान जाने वाले अपने नागरिकों से सतर्कता बरतने की सलाह दी है।
गोलान पहाड़ियों पर हुए हमले के बाद से इसराइल हिजबुल्लाह को मुंहतोड़ जवाब देने के साथ साथ सबक सिखाने की बात दोहरा रहा है। इजराइल की कैबिनेट ने सरकार को जवाबी हमले का अधिकार देते हुए कहा कि वे ये तय करे कि घातक रॉकेट हमले का जवाब कैसे और कब देना है। ये फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया। मस्जिद शम्स कस्बे के एक फुटबॉल स्टेडियम पर हुए रॉकेट हमले में 12 बच्चों और किशोरों की मौत हो गई। इसराइली नियंत्रण वाले इलाके में 7 अक्टूबर 2023 के बाद से ये सबसे बड़ा हमला है। आरोप है कि मस्जिद शम्स पर रॉकेट हमला ईरान समर्थित लेबनानी गुट हिजबुल्लाह ने किया है। हालांकि हिजबुल्लाह इन आरोपों का खंडन करता है। एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि इसराइल हिजबुल्लाह को चोट पहुंचाना तो चाहता है, लेकिन क्षेत्र को पूर्ण युद्ध में नहीं घसीटना चाहता है। जबकि 2 अन्य अधिकारियों का कहना है कि देश कुछ दिनों की लड़ाई की संभावना के लिए तैयारी कर रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि हमलावरों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उधर सोमवार को इस्राएली ड्रोन ने लेबनान के शकरा कस्बे को निशाना बनाया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हो गए। आशंका है कि हमास के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर हिजबुल्लाह के साथ बड़ी लड़ाई एक बड़े युद्ध का रूप ले सकती है और इसमें अन्य देश भी कूद सकते हैं। इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दोआन ने गाजा संघर्ष में हस्तक्षेप की चेतावनी दी है। जैसे हमने काराबाख या लीबिया में किया, उसी तरह यहाँ भी कर सकते हैं। हमारे पास ऐसा न करने का कोई कारण नहीं है। संघर्ष के फैलने की आशंका के बीच जर्मनी की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी लुफ्थांसा ग्रुप ने बेरूत जाने वाले 5 रूट्स निलंबित कर दिए हैं। इन 5 रूट्स पर ग्रुप की स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस, यूरोविंग्स और लुफ्थांसा एयरलाइंस फ्लाइटें उड़ान भरती हैं। इस फैसले को अत्यधिक सावधानी बरतने वाला कदम बताया गया है। निलंबन 30 जुलाई तक जारी रहेगा। यात्रा चेतावनी और लेबनान छोड़ने की सलाह अक्टूबर 2023 से दी जा रही है। मैं जर्मनी के उन सभी नागरिकों से लेबनान छोड़ने की अपील करता हूं जो फिलहाल वहां मौजूद हैं। उधर लेबनान की मिडिल ईस्ट एयरलाइंस ने बेरूत एयरपोर्ट से जुड़ी उड़ानें रद्द या निलंबित होने की जानकारी दी है। MEA के मुताबिक शिया हथियारबंद गुट हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए कदम उठाया गया है। तुर्की, ग्रीस और इथियोपिया की एयरलाइन कंपनियों ने भी अपनी कुछ उड़ानें निलंबित की हैं। हिंसक संघर्ष वाले इलाके में जोखिम का अनुमान लगाने वाली संस्था सेफ एयर स्पेस ने लेबनान, इसराइल और सीरिया के वायु क्षेत्र को रिस्क जोन में डाला है। सेफ एयर स्पेस के मुताबिक इन इलाकों में गलती से यात्री विमान को निशाना बनाया जा सकता है। ब्रिटेन और कनाडा ने आधिकारिक रूप से बेरूत एयरपोर्ट के लिए चेतावनी जारी की है। लेबनान में सिर्फ एक ही एयरपोर्ट है, वो भी राजधानी बेरूत में है। और आइए अब अमेरिकाना के जरिए नजर डालेंगे अमेरिकी देशों से जुड़ी खबरों पर। वेनेजुएला में रविवार को हुए राष्ट्रपति चुनाव में निकोलस मादुरो ने जीत हासिल की है। इसी के साथ निकोलस मादुरो लगातार तीसरी बार वेनेजुएला के राष्ट्रपति चुने गए हैं। हालांकि विपक्षी नेता और दुनिया के कुछ देश भी निष्पक्षता और पारदर्शिता की कमी के आधार पर नतीजों का विरोध कर रहे हैं। मध्यरात्रि के बाद राष्ट्रीय चुनाव परिषद ने बताया कि मादुरो को 51% वोट मिले हैं, जबकि मुख्य विपक्षी उम्मीदवार एडमुंडो गोंजालेज के खाते में 44% वोट प्राप्त हुए हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को लगातार तीसरी बार विजयी घोषित किया गया है। हालांकि विपक्ष इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नतीजों के मुताबिक मादुरो ने 51% वोट हासिल किए हैं, जबकि विपक्षी नेता एडमंडो गोंजालेज उरुतिया को 44% वोट मिले हैं। भले ही दुनिया के कई देश चुनाव की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रहे हों, लेकिन मादुरो अपनी जीत को देश की जनता की जीत बता रहे हैं। अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। जीत से गदगद मादुरो ने देश की जनता को भरोसा दिया कि चुनाव बाद किसी भी तरह की हिंसा नहीं होने देंगे। मैं अपने देश के संविधान, कानून और लोगों की रक्षा करूंगा। चुनावी परिणाम ना घोषित हो पाए, विपक्ष इसकी पूरी कोशिश में था। विपक्षी प्रदर्शनकारियों, हिंसक लोगों को हम हिंसा करने की इजाजत नहीं देंगे।
मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपना पूरा जीवन देश में परिवर्तन लाने और देश को समृद्धि की ओर ले जाने में लगा दूंगा। भारत ने हैती को मानवीय सहायता के तहत 9 टन चिकित्सा से संबंधित सामग्री की सहायता भेजी है। यह सामग्री सोमवार को नई दिल्ली से पोर्ट ऑफ प्रिंस के लिए रवाना हुई। और इसी के साथ ही खबर दुनिया की में आज के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।